बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह से कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो जी हाँ, आज हम एक तुर्किश रेसिपी बनाने जा रहे हैं। अगर आपने गोश्त की जन्नत में जाना है तो मैं कहती हूँ कि वो तुर्की है, जहाँ पर दुम्बे के गोश्त से मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बनाई जाती है। और मेरा नहीं यकीन कि ये कहीं पर बनती होगी। बहुत ही लाजवाब और कम अज्जा के साथ बनाई जाती है। ज्यादातर इसमें जो फ्लेवर आता है वो गोश्त का ही आता है। तो ये जो रेसिपी है, अगर आपने तुर्किश रेसिपी ट्राई करनी हो तो सबसे सादा रेसिपी ये लगती है। अगर आपने बगैर मसालों के गोश्त का मज़ा लेना हो तो आपने ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है। इसमें गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को इस अंदाज से पकाया जाता है, एट दी एंड जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो इतना नरम होता है कि हड्डी के ऊपर से गोश्त गिरता जाए। इतना सॉफ्ट और नरम गोश्त हो चुका होता है वो। इसकी अज्जा तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके पकाने में टेक्निक इस्तेमाल होती है कि इस हद तक गोश्त को कैसे गलाया जाए और गोश्त भी आपको ऐसा लगे जो बिल्कुल फ्लेवरफुल हो। बस वीडियो को पूरी देखिएगा और ये सारी चीजें आप वीडियो में देखेंगे। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 किलो मटन लेंगे तुर्किश नमकीन गोश्त बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने बकरे का पूरा पुट लेके इसके 4 बड़े बड़े हिस्से कर दिए हैं और बाकी जो मछली टाइप का गोश्त है वही लिया है मैंने, और इसको 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह धो के इसको चन्नी में खुश्क कर लिया है। और अब इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इनके ऊपर हम जब नमक लगाएंगे तो गोश्त के अंदर तक नमक चली जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसी भी मिर्च मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस रेसिपी के लिए आपने मटन के बड़े पीस लेने हैं। गोश्त पर अच्छी तरह कट्स लगा के इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून नमक डाल के हाथों की मदद से अच्छी तरह इसके ऊपर लगाएंगे हर टुकड़े पर, और साइड चेंज करके मजीद 1 टेबलस्पून नमक हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हर टुकड़े पर नमक लग जाए अच्छी तरह, ताकि हमारे जो गोश्त का जायका है अंदर तक नमकीन, जूसी और शानदार बने। अब यहाँ पर मैंने पैन लिया है, उसमें स्लो फ्लेम पर चर्बी और थोड़ी सी ऑयल को मिला के, ताकि ऑयल में थोड़ी सी चर्बी का जायका आ जाए। अगर आपके पास चर्बी ज़्यादा है तो फिर ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पैन में हम गोश्त को शामिल करेंगे ताकि इसको सीयर कर सके गोश्त को और इस पर कलर ला सके। और यही है इसका मेन प्रोसीजर। जब चारों तरफ से इसको सीयर करेंगे ताकि इसका जायका इनके अंदर ही महफूज रहे। चारों साइडों पर अच्छी तरह गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल के रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं गोश्त को पकाने के लिए रखूंगी, क्योंकि ये खुली और गहरी है, तो आप भी खुली और गहरी कढ़ाई या देगची का इस्तेमाल करें ताकि सारा गोश्त आराम से उसमें आ सके। अब यहाँ तक जो हमने काम किया है, गोश्त को अच्छी तरह ब्राउन किया है। ब्राउन करने से हमें फ़ायदा ये होगा, इसका जो फ्लेवर है वो अंदर लॉक हो जाएगा, और जब हम आगे इसको मज़ीद पकाएंगे तो इसका फ्लेवर ज़ाया नहीं होगा और गोश्त अंदर ही अंदर सॉफ्ट होता जाएगा। अब सबसे ख़ास चीज़ जो है इस रेसिपी के अंदर कि इस गोश्त को फ्राई किया जाता है तेल के अंदर। जैसे कि नॉर्मली गोश्त को अब अगर हम तेल में डाल के छोड़ देते हैं तो वो नरम होने की बजाय सख्त होगा। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है मेरे पास, और वो ये है कि तो पहले आपका जो गोश्त है उसमें आप पानी या यखनी शामिल कर सकते हैं। उसमें ही आपने ऑयल को शामिल करना है, और उसी ऑयल में जो गोश्त पकेगा वो साथ साथ फ्राई भी होगा और अंदर से सॉफ्ट भी होगा। अब यहाँ पर हमने मजीद 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, क्योंकि गोश्त के लिए तो नमक काफ़ी था। क्योंकि अब हम इसमें पानी और ऑयल शामिल करेंगे तो ऑयल को भी थोड़ा सा नमकीन होना चाहिए, ताकि जो गोश्त में अंदर नमक का जायका है वो गोश्त के अंदर ही रहे। अब जिस कढ़ाई में हमने गोश्त को फ्राई किया था तो उसमें थोड़ा सा ऑयल रह गया था, तो उसमें सारा जो गोश्त का जायका था उसी में हमने 2 कप पानी डाल के अलग करके रखा था, ताकि हम उसको गोश्त में शामिल कर सकें। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने सारे पीसेस को रख के वही पानी शामिल किया है, और साथ में इतना ऑयल शामिल करूँगी ताकि हमारे जो मटन पीस है सारे तेल के अंदर डीप हो जाए। अब इसको पकाने का तरीका ये है, तुर्किश लोग तो इसको तंदूरी अवन में लकड़ियों पर पकाते हैं, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो हम चूल्हे पर तवा रखेंगे, पहले उसके नीचे तेज़ आंच करेंगे, और जब तवा गर्म हो जाए उसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के नीचे हम 15 से 20 मिनट तक आंच को तेज़ रखेंगे, क्योंकि हमने ऑयल जो शामिल किया है ठंडा ऑयल शामिल किया है, ताकि ऑयल को भी थोड़ा सा हीटअप मिले। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या कंडीशन होगी और आगे क्या करना है।
अब आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुकी है। 15 मिनट हमने इसको तेज आंच पर पकाया है और अब हम फ्लेम को स्लो रखेंगे ताकि छोटे छोटे बुलबुले इसमें आते रहें और इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के लिए। अब यहाँ पर गोश्त को पकते हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। अब आप देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, पानी खुश्क हो चुकी है इसके अंदर और जब हम चूल्हा बंद कर देंगे तो इसका जो ऑयल है मज़ीद क्लियर होगा क्योंकि इसके अंदर जो थोड़े बहुत पार्टिकल है वो बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तुर्किश नमकीन गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म की तैयार हो चुकी है। अब कढ़ाई से निकाल के आप लोग को चेक करवा देते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी जो गोश्त नरम हो चुकी है। गोश्त इतना नरम हो चुका है कि हड्डी के ऊपर से ये खुद ही गिरता है, लेकिन ये कढ़ाई में नहीं बिक रहा क्योंकि इसको हमने सीयर किया था उसका फ़ायदा हमें यहाँ पर मिला है कि ये बिखरने से बच गया और अंदर से बिल्कुल जूसी और नरम बना है। तो ये थी हमारी तुर्किश नमकीन गोश्त की रेसिपी। अगर आपने भी बगैर मसाले के गोश्त का मज़ा लेना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको पहले की तरह लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।